Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. आज की पहली टॉपिक है एक्सरसाइज साइक्लोन 1। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के बीच में पहली एक जॉइंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को राजस्थान के जैसलमेर में कंडक्ट किया जा रहा है। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 का एम है इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसे बूस्ट किया जाए, दोनों देश एक दूसरे के साथ अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को शेयर करें, डेजर्ट एरिया में किस तरीके से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, रेड्स और स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए, इसी की प्रैक्टिस एक्सरसाइज साइक्लोन 1 में की जा रही है। एज मैंशनड अर्लियर, एक्सरसाइज साइक्लोन 1 इंडिया और इजिप्ट के बीच में पहली ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें दोनों देशों की आर्मीज की जो स्पेशल फोर्सेस है वो एक साथ आएंगी ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। इस एक्सरसाइज के द्वारा दोनों देश एक दूसरे के जो कल्चर है, जो इथॉस है आर्मीज की, इसे और भी अच्छे से एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएगी। मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो फॉस्टर होगा और इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी और स्ट्रेंथन होगी। अगली टॉपिक है टाइटैनोसॉर्स। रिसेंटली नर्मदा वैली में अराउंड 256 फॉसिलाइज्ड एग्स पाए गए हैं। ये जो फॉसिल्स हैं एग्स की, ये टाइटैनोसॉर्स की है जो कि एक प्रकार की डायनासोर्स हुआ करती थी, और काफ़ी रेयर केसेस ऑफ फॉसिलाइज्ड एग्स पाए गए हैं जिसमें एग है विथ इन एन एग। टाइटैनोसॉर्स जो है, these were one of the largest dinosaurs to have roamed the earth. और ये जो egg within an egg phenomenon है, it is notable because this kind of reproductive trait is unique to modern day birds. लेकिन अभी देखा जा रहा है कि डायनासोर्स में भी ये prevalent था। बात करते हैं टाइटैनोसॉर्स की। टाइटैनोसॉर्स जो हैं ये सॉरोपॉड्स की एक डाइवर्स ग्रुप थी। सॉरोपॉड्स एक इस तरीके की क्लेड है डायनासोर्स की जिनकी नेक्स जो है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, लॉन्ग टेल्स एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर। उनके हेड्स जो होती है वो स्मॉल होती है और उनकी लेग्स जो हैं वो थिक होती है और पिलर लाइक लेग्स होती हैं। दे आर नोटेबल फॉर देयर इनॉर्मस साइजेस एंड सम ऑफ द स्पीशीज आर वेरी वेरी लार्ज। इसमें टाइटैनोसॉर्स के अलावा और भी कई सारी जो डायनासोर्स की ग्रुप्स हैं वो आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोडोकस, अपाटोसॉरस एट्सेट्रा। तो एक तरीके के सॉरोपॉड्स हैं टाइटैनोसॉर्स। 66 मिलियन ईयर्स अगो जब क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्शन इवेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें मास एक्सटिंक्शन हो गया था डायनासोर्स का, उस समय भी टाइटैनोसॉर्स थ्राइव कर रहे थे अर्थ पे। देयर आर वेरियस थ्योरीज कि क्रिटेशियस पैलियोजीन मास एक्सटिंक्शन इवेंट क्यों स्टार्ट हुई थी, वॉल्केनिक इरप्शन, क्लाइमेट चेंज या फिर इम्पैक्ट बाय द एस्टेरॉयड्स। ये सारी थ्योरीज जो है वो कंसिडर की जाती है। टाइटैनोसोरिया ग्रुप में जो भी डायनासोर्स थे उनकी जो बॉडी साइज है उसका रेंज काफ़ी बड़ा था। जो लार्जेस्ट टाइटैनोसॉर्स हैं उनका नाम है पैटागोटाइटैन। बॉडी साइज बड़ी थी, बॉडी मास 69 टन्स की थी। और जो सबसे छोटी है टाइटैनोसॉर्स में मेगायोरोसॉरस, इसकी बॉडी मास 900 केजीज की है। तो हम रेंज समझ सकते हैं 900 केजी से लेके 69 टन्स, तो काफ़ी एक बड़ा रेंज है। रीसेंट फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो रेयर केसेस ऑफ फॉसिलाइज्ड एग्स पाए गए हैं एज मैंशनड अर्लियर। यूनिक फीचर है एग विथ इन एन एग। टाइटैनोसॉर्स के अलावा ये जो फीचर है एग विथ इन एन एग, ये किसी और डायनासोर में नहीं पाई गई है अब तक और किसी रेप्टाइल में भी नहीं देखी गई है। फॉसिल्स में जो पाया गया है अकॉर्डिंग टू स्टडीज, इस एग में 2 योग्स होते हैं एंड दिस फीचर कैन बी सीन इन बर्ड्स। तो एक जो थ्योरी है कि डायनासोर्स ही जो बच गए थे एक्सटिंक्शन के
समय वो धीरे धीरे इवॉल्व होते होते ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बर्ड्स में इवॉल्व हुए हैं। ये जो थ्योरी है ये और भी स्ट्रेंथन हो जाती है आफ्टर दिस फाइंडिंग, बिकॉज दे शेयर दिस सिमिलर काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स। एक और फेनोमेनन देखी गई है कि टाइटेनोसॉर्स जो है वो अपनी एग्स को शैलो पिट्स में, गड्ढों में बरी करके रखते थे। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज टुडे सीन इन मॉडर्न डे क्रोकोडाइल्स। तो कहाँ वो ब्रांच आउट हुए हैं बर्ड्स में, क्रोकोडाइल्स में, ये फर्दर स्टडीज़ के बाद ही पता चलेगा। वो अपनी जो नेस्टिंग है वो भी कॉलोनीज़ में करते थे। ये कॉलोनीज़ में नेस्टिंग करने की जो फिनोमिनन है एट प्रेजेंट ये मॉडर्न डे बर्ड्स में देखी जाती है। अराउंड 13% ऑफ द मॉडर्न डे बर्ड्स हैव शोन दिस फिनोमिनन। और वो अपनी एग्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में ले करते थे, जस्ट लाइक टुडेज बर्ड्स। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि पेरेंटल केयर जो है वो एब्सेंट था, क्योंकि एग्स जो है वो बहुत क्लोजली ले किए जाते थे, तो स्पेसिंग कम थी, तो अडल्ट्स जो हैं वो केयर नहीं करते थे और जो न्यू बॉर्न्स हैं उन्हें खुद ही फाइट करना पड़ता था आसपास की जो एनिमीज हैं उनसे। एग इन एग फीचर इट डिड नॉट बेनिफिट द डायनासोर्स, क्योंकि अगर पोर कैनल्स ब्लॉक हो जाती थी दो एगशेल की लेयर की वजह से, क्योंकि एक के ऊपर एक होता था एग, तो इससे एम्ब्रियो की डेथ भी हो सकती थी। सो from evolutionary point of view it was not something which was good for the dinosaurs. Recently जो डिस्कवरी हुई है, अगर उस कि हम एरिया ऑफ डिस्कवरी की बात करें तो इट हैज़ बिन फाउंड इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो डिफरेंट नेस्टिंग साइट्स हैं जहाँ से ये फॉसिलाइज्ड एग्स पाए गए हैं, ये एग्स 15 to 17 सेंटीमीटर्स के होते थे डायमीटर में। और ये जो धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, दिस रीजन फॉल्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट लमिता एक्सपोजर्स। लमिता एक्सपोजर्स जबलपुर की अपर नर्मदा वैली में और वहाँ से लेके लोअर नर्मदा वैली की जो बालासिनोर एरिया है वहाँ तक। लमिता एक्सपोजर की हमने बात की, क्या है ये? एक तरीके की सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है विच इज़ नोन फॉर इट्स डायनासोर फॉसिल्स। नर्मदा वैली में सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्री रॉक्स हमें पता है किस तरीके से एग्रीगेट हो के जब इग्नियस रॉक्स ब्रेक डाउन करते हैं फिर वो एग्रीगेट हो के सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। तो उस तरीके की रॉक्स जो हैं यहाँ पाई जाती है नर्मदा वैली में, और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। हमें पता है कि ह्यूमन फॉसिल्स भी यहाँ पे बहुत सारे पाए गए हैं, और डायनासोर फॉसिल्स के लिए लमिता एक्सपोजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जो डेक्कन वॉल्केनिक फ्लोज हैं, जो वॉल्केनिक फ्लोज मतलब वॉल्केनोस से जो मैग्मा फ्लो करके आता था और फिर ये जो एरिया है डेक्कन ट्रैप ये बना है, और इसी की वजह से वॉल्केनिक फ्लोज होने के बाद वहाँ जाके वो सॉलिडिफाई कर जाती थी और इसीलिए यहाँ पे इरोशन नहीं हो पाया। और हमें पता है रिवर्स जो हैं वो भी छोटे छोटे जो रॉकी ड्रेनेजेस हैं उसी में से बहती हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉपर रिवर से इरोजन होता है इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया वो वहाँ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फॉसिल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, वो इंटैक्ट रह गए, वो इरोड नहीं हुए हैं। अगली टॉपिक है शैडो बैनिंग। ट्विटर के जो नए ओनर है एलॉन मस्क, उन्होंने रिसेंटली शैडो बैनिंग टर्म का जिक्र किया। शैडो बैनिंग क्या होती है समझते हैं। शैडो बैनिंग, जिसे स्टेल्थ बैनिंग, घोस्ट बैनिंग या कमेंटेड घोस्टिंग भी कहा जाता है, ये एक तरीके की प्रैक्टिस है ऑफ ब्लॉकिंग एंड पार्शियली रेस्ट्रिक्टिंग अ यूजर फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म विदाउट देयर नॉलेज। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिसमें से एक यूज़र को ब्लॉक कर दिया गया है या उन्हें पार्शियली रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है विदाउट गिविंग हिम एनी नॉलेज कि क्यों की गई है, क्या रीज़न है, इसी को कहते हैं शैडो बैनिंग। बेसिकली ये एक मॉडरेशन टेक्निक है जो कि सोशल नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ करते हैं टू सेंसर
कंटेंट। हमने कई बार सुना होगा कि कभी कभी किसी ने एक पोस्ट किया लेकिन वो पोस्ट किसी को भी विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन वो पोस्ट वहीं पे है बट इट इज़ नॉट विजिबल टू दी अदर पीपल ऑन सोशल मीडिया। तो ये सोशल नेटवर्क की जो कंपनी है वो खुद इसे करती है ताकि उस कंटेंट को वो खुद ही सेंसर कर सके, लोगों तक वो पोस्ट ना पहुँचे। ये एक एग्जाम्पल है। जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने पोस्ट किया है, लाइक या कमेंट किया है, उनके खुद के डिवाइस में वो व्यूएबल रहेगा, वो दिखेगा वो कंटेंट, लेकिन दिस पर्टिकुलर पोस्ट, लाइक और कमेंट विल बी कंसील्ड फ्रॉम अदर यूजर्स, अदर कंज्यूमर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यही फिनोमिनन है जिसे कहा जाता है शैडो बैनिंग। यूजुअली जो भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिफरेंट जो कंपनीज हैं, ये इस शैडो बैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है कंटेंट को सेंसर करने के लिए, ताकि जो यूज़र्स हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं ऑनलाइन, कॉपीराइट इन्फ्रिंचमेंट का अगर कोई इशू है, वो ऐसे कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं जो किसी और का है, या स्पैमिंग, या फिर सपोज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कोई ग्लोरीफाई कर रहा है, किसी और को इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट डाल रहे हैं जिसमें माइनर इन्वॉल्व है, बच्चे, अब्यूज़, हरासमेंट, इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, तो ये जो है ये वायलेट करते हैं स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट। और इसी को रोकने के लिए जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये शैडो बैनिंग का इस्तेमाल करती है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शैडो बैनिंग को यूज़ करती है तब ये एक्सप्लेन नहीं करती है यूज़र को कि वो मॉडरेट कर रही है कंटेंट को या फिर हाइड सेंसर क्यों कर रही है। शैडो बैनिंग को सबसे पहले यूज़ किया गया था इन दी 1970s और उसके बाद ये प्रॉपरली रिपोर्टेड हुआ इन दी 1980s। प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनके पास ये डिस्क्रिशन है कि वो किस तरीके की रूल्स बनाएगी अपनी कंटेंट मॉडरेशन के लिए, कौन सी कंटेंट अलाउड होगी, कौन सी नहीं होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और सिग्निफिकेंट है फॉर दी कंपनीज। लेकिन एडवर्टाइजर्स के लिए, जो यूज़र्स हैं, फ्री स्पीच चैम्पियंस हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है शैडो बैन, बिकॉज ये सीक्रेटली जो आर्टिकुलेटेड रूल्स हैं इन्हें इन्फोर्स करती है। ये प्राइवेट में जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हीं को इन्फोर्स करती है, यूज़र के पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाता। तो कंपनीज जो हैं वो अपने कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं, दे कैन अवॉइड इट। वो अपनी कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकती है क्वाइटली, किस तरीके का कंटेंट फीड में जाएगा, किस तरीके का क्या होगा, सारा डिस्क्रिप्शन उनके पास होता है। लेकिन जो यूज़र्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, दे आर साइलेंस्ड, देयर इज़ नो प्रोसेस जिसके थ्रू वो शैडो बैनिंग से उभर सके। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सपोज कि एक्टिविस्ट्स ने जो है कोई इम्पोर्टेंट इशू, मेजर इशू को रेस करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। अब कंटेंट को सेंसर ना करने के लिए, रादर कंटेंट को मैनिपुलेट करने के लिए किसी पावर लॉबी से जुड़ के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मेजर इश्यूज हाईलाइट किए जा रहे हैं उन्हें भी वो शैडो बैन कर सकती हैं। तो इससे फ्री स्पीच जो है वो इन्फ्रिंज होगा, वायलेट होगा, ह्यूमन राइट्स अफेक्ट हो सकते हैं। यही कंसर्न जो है ये यूज़र्स का है। तो ये डिबेट जो है वो तो चलता रहेगा, इट्स अ सोसाइटल डिवाइड। कंपनीज़ के पास भी ये बहुत एक मेजर इशू है क्योंकि सुनामी ऑफ ऑनलाइन कंटेंट है, कौन सा कंटेंट अच्छा है, बुरा है, ये डिस्क्रिप्शन उन्हीं के पास रहनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये जो है फ्री स्पीच और राइट्स को इन्फ्रिंज करने की क्षमता रखती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? एक लेजिस्लेशन हो सकता है कि कंटेंट मॉडरेशन जो किया जाता है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहे, एक अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए शैडो बैनिंग के साथ,
जो कंपनीज़ हैं वो गवर्नमेंट या फिर किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को ये जवाब दे कि वो किस तरीके की कंटेंट को वो शैडो बैन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, प्रॉपर जो है मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए, तो ये इससे एक विन विन सिचुएशन होगा। अगली टॉपिक है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। DGFT या फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कहा है कि इन्होंने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर जो प्रोविजंस हैं उन्हें सिंप्लीफाई किया है ताकि एक्सपोर्टर्स को और भी सहूलियत हो। दिस मूव इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम या एडवांस लाइसेंस स्कीम ये एक तरीके की एक ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015 to 2020। बेसिकली इस स्कीम के अंदर एग्जेम्पशन है इंपोर्ट ड्यूटीज की पेमेंट के ऊपर। ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करके उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, इन मैन्युफैक्चरर्स को एग्जेम्पशन दी गई है कि अगर वो अपनी गुड को बनाने के लिए बाहर से कोई मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को, इनपुट्स को, तो इन दैट केस उस रॉ मटेरियल या इनपुट के ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट इम्पोज नहीं करेगी, क्योंकि फिर वो सारी मटेरियल्स जो हैं उन्हें असेंबल करके मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो अगर ड्यूटीज़ लगती हैं ज़्यादा तो इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ की एग्जेम्पशन दी है। तो एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स को ज़ीरो कस्टम्स ड्यूटी पे इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। दिस हैज़ बीन डन टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स और इंडिया की प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने, इसी के लिए इस स्कीम को बनाया गया है। तो अगर ड्यूटीज नहीं पे करनी पड़ती है मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल्स के ऊपर तो वो पैसा सेव हो जाता है एंड इट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट ऑफ फाइनल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट भी कम हो गई और वो प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जिन्हें इंपोर्ट करते समय कोई भी ड्यूटी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी अंडर दिस स्कीम? अगर कोई फ्यूल, ऑयल, ऐसी कैटलिस्ट्स हैं जिन्हें यूज़ किया जा रहा है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इन दैट केस ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। कुछ स्पेसिफिक स्पाइसेस हैं, अगर उन स्पाइसेस को इंडिया में लाने के बाद उन्हें क्रश करके, ग्राइंड करके, स्टेरिलाइज करके या उनसे कोई ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करके फिर उसे पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ स्पाइसेस को लाके क्लीनिंग, ग्रेडिंग और रीपैकिंग करके बेच दिया तो इन दैट केस ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारी इसमें प्रोविजंस दी गई हैं। किन्हें इशू किया जाता है एडवांस ऑथराइजेशन? एक तो है फिजिकल एक्सपोर्ट, अगर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ से भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो भी, और जो भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इंटरमीडिएट सप्लाई, अगर कोई रॉ मटेरियल खरीद के बाहर से इंपोर्ट करके फिर उसे किसी ऐसे एंटिटी को बेच रहा है जिसके पास एडवांस लाइसेंस है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बाहर, तो इन दैट केस ऑल्सो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ऑल्सो जो गुड्स सप्लाई हो रही है उन्हें, और जो फॉरेन ऑनगोइंग जो वेसल्स हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर जो शिप्स हैं, उसके अंदर जो स्टोर्स लगे हुए हैं, अगर उन स्टोर्स के लिए कोई सामान सप्लाई होगा तो उसे भी एक्सपोर्ट में कंसिडर किया जाएगा और वो भी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत आ जाएगा। तो अगर उन स्टोर्स में लगने वाले सामान के लिए किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो पहली ही स्टेज में, और फिर वो बन के प्रोडक्ट बन के जा रहा है उस स्टोर में, तो इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी एलिजिबल फॉर एडवांस ऑथराइजेशन। वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो एडवांस ऑथराइजेशन इट इज़ वैलिड फॉर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच ऑथराइजेशन। तो 12 महीने के लिए ये वैलिड रहेगा। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ऑथराइजेशन मिल जाने के बाद एक्सपोर्ट जो है उसे 18 महीने के अंदर अंदर फुलफिल कर देना है, कंडक्ट कर देना है, और तभी ये एलिजिबल रहेंगे।
हमने कहा था कि DGFT दैट इज़ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने ही कहा है कि इन्होंने ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर जो प्रोविजंस है उन्हें और भी सिंप्लीफाई किया है। तो क्या है DGFT? DGFT जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आने वाली एक एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग लॉज रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड से जुड़ी जो भी लॉज बनती हैं उन्हें एडमिनिस्टर करना, उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, यही काम है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का। इंडिया में जो भी इम्पोर्टर्स हैं, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, इन्हें एक प्रॉपरली सर्चेबल डेटाबेस प्रोवाइड करती है DGFT, जो कि ये एक्सेस कर सकते हैं अपनी काम के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं एक पर्सन को जो कि डायरेक्टोरेट जनरल होते हैं DGFT के लिए, और यूजुअली ये IAS होते हैं हु हैज़ रेंडर्ड 30 or more years of service and he is appointed to the post of Director General of Foreign Trade। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडिशनल सेक्रेटरी भी होते हैं। इट्स एन एक्स ऑफिशियो पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन के साथ साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडिशनल सेक्रेटरी भी होते हैं। तो एज एन एडिशनल सेक्रेटरी जो डायरेक्टर जनरल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाए, किस तरीके से इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अगली टॉपिक है नटराज। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर कल्चर ने एक नटराज की आइडल को हैंडओवर किया टू द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। ये नटराज की आइडल जो है ये 9th to 10th सेंचुरी से बिलोंग करती है। नटराज, जिसे अदल वलन भी कहते हैं, ये डिपिक्शन है ऑफ द हिंदू गॉड शिवा एज ए डिवाइन कॉस्मिक डांसर, और इस डांस को कहते हैं तांडव। कई सारी हिंदू टेक्स्ट्स में नटराज की पोज, उसकी आर्टवर्क को डिस्क्राइब किया गया है। फॉर एग्जाम्पल तेवरम, थिरुवसगम जो कि तमिलनाडु की टेक्स्ट्स हैं, अंशुमत भेद अगम और उत्तर कामिका अगम, ये संस्कृत ग्रंथ हैं। यहाँ पे भी नटराज की बात को रखी गई है। सिंबलिज्म देख लेते हैं नटराज की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसकी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो फ्लेम्स हैं, फायर, फ्लेम्स ऑफ फायर, ये सिंबलाइज करती है डिस्ट्रक्शन को। फ्लेम्स की जो आर्च है, जो उसकी जो शेप है, इसको तोरणा भी कहते हैं, और ये इम्प्लाई करती है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ जो कंटिन्यूसली होता रहता है, इसे कहते हैं तोरणा। जो ये घूम रहा है आर्च, ये शिवा के हेड में जो क्रिसेंट मून है, अर्ध चंद्रमा, ये सिग्निफाई करता है टाइम साइकिल को। टाइम की वजह से ही क्रिएशन होती रहती है कंटिन्यूसली, और यही ये मून सिग्निफाई करता है। जो गंगा फ्लो कर रहा है थ्रू द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा, इसका मतलब है इग्नोरेंस को रिमूव करना, नॉलेज की तरफ बढ़ना, इग्नोरेंस को रिमूव करना, इससे दर्शाया गया है। जो फ्लेम ऑफ फायर हाथ में है, इसे डिस्ट्रक्शन को समझाया गया है। शिवा जो है ये एक बौने के ऊपर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। ये जो ड्वार्फ बौना जो है, इसे कहा जाता है अपस्मरा, इसे त्रिदुरा मुलायक भी कहा जाता है। ये सिंबलाइज करता है कि हमें इग्नोरेंस की जो डार्कनेस है इसे ओवरकम करना है। इग्नोरेंस, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, नॉनसेंसिकल स्पीच जो है, इसे ओवरकम करना है, और इसीलिए इसके ऊपर तांडव कर रहे हैं शिवा। लोटस की जो पेडिस्टल है जिसके ऊपर पूरी स्ट्रक्चर है, इट सिग्निफाइज रीबर्थ। शिव जी के हाथ में जो डमरू है, इट सिंबलाइजेस रिदमिक वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन। कंटिन्यूसली जो क्रिएशन हो रही है पूरे ब्रह्मांड में, इसकी जो वाइब्रेशंस हैं उन्हें सिंबलाइज करता है वो डमरू। जो स्नेक कॉइल कर रहा है 3 times अराउंड द नेक ऑफ शिवा, इट रिप्रेजेंट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये शक्ति पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। आर्म्स एंड लेग्स जो हैं वो ऑनर करते हैं ड्युअलिटी को, सिंगुलैरिटी नहीं, ड्युअलिटी। हर एक चीज़ में ड्युअलिटी है। और
ये जो रिवील हो रहा है और कंसील हो रहा है हाथ और पैर, ये इसमें जो हाथ है ये अभय मुद्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। शिव नटराज के रूप में जो परफॉर्म कर रहे हैं डांस को, वो दो तरीके का है। एक है लास्या, दैट इज द डांस ऑफ क्रिएशन, और एक है तांडव, दैट इज द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। अपनी ये जो कॉस्मिक डांस है, इससे वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि बहुत ही वेरी हो चुका है, और फिर वो नई सिरे से क्रिएशन और रीबर्थ को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो यही सिंबलिज्म थी नटराज की। अगली टॉपिक है एनसीसी या नेशनल कैडेट कॉर्प्स। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट जी ने कहा है कि एनसीसी जो है इट इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि अपनी फॉर्मेशन के बाद से ही एनसीसी ने एक बहुत ही स्टेलर रोल प्ले किया है इन ग्रूमिंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री। एनसीसी या नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एक यूथ विंग है, जिसकी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। एनसीसी जो है ये ओपन है टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन वॉलेंट्री बेसिस। जो वॉलेंट्री बेसिस में एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, यूथ स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, वो कर सकते हैं। एनसीसी जो है ये एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एनसीसी में एंगेज्ड जो भी यूथ है कंट्री की, उन्हें जो ट्रेन करते हैं वो तीनों ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। सो द एम इज टू train the youth, develop the youth of this country into disciplined and patriotic citizens of the country. एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सोल्जर यूथ फाउंडेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करती है एनसीसी में हाई स्कूल से, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से यूथ को, और जो कैडेट्स हैं उन्हें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। स्मॉल आर्म्स का यूज़ करते हुए छोटी छोटी ड्रिल्स होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, इनमें इन्हें पार्टिसिपेट करने दिया जाता है और इन्हें जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है वो दी जाती है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो ऑफिसर्स होते हैं एंड कैडेट्स होते हैं एनसीसी के, इनके ऊपर कोई मैंडेटरी ओब्लिगेशन नहीं होते। दे आर नॉट लायबल फॉर एक्टिव मिलिट्री सर्विस वंस दे हैव कंप्लीटेड द एनसीसी कोर्स। फॉर्मेशन की बात करें तो इन द ईयर 1948 एनसीसी वाज फॉर्म्ड, and in the year 1949 the girls division of NCC was formed. The motto of NCC is unity and discipline. इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1965 में और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1971 में, इस समय एनसीसी कैडेट्स को कंसिडर किया गया था एज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। एनसीसी का ये एम्बलम है, इसमें 3 कलर्स हैं, रेड, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू। ये कलर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को रिस्पेक्टिवली। रेड फॉर इंडियन आर्मी, डार्क ब्लू फॉर इंडियन नेवी एंड लाइट ब्लू फॉर इंडियन एयरफोर्स। जो लोटसेस हैं हम देख सकते हैं, टोटल 17 लोटसेस हैं। ये इंडिया की 17 जो डायरेक्टरीज हैं इन्हें सिग्निफाई करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता और अनुशासन। इट इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल, जो कि ऑफिसर होते हैं 3 स्टार रैंक के, एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी इज असिस्टेड बाय 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स ऑफ 2 स्टार रैंक्स, जो कि बेसिकली मेजर जनरल होते हैं, रियर एडमिरल होते हैं या एयर वाइस मार्शल भी होते हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर्स और सिविल ऑफिशियल्स भी होते हैं जो कि डायरेक्टर जनरल को असिस्ट करते हैं। अगली टॉपिक है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या एनडीआरएफ। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के रेजिंग डे पे सबको ग्रीट किया। एनडीआरएफ या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। एनडीआरएफ एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है विच इज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड ताकि अगर कोई डिज़ास्टर सिचुएशन हो, कोई थ्रेटनिंग डिज़ास्टर हो रही हो, इन दैट केस ये स्पेशल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके। इसी पर्पस के लिए एनडीआरएफ को बनाया गया था। इट इज़ अंडर द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए।
NDMA या फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एपेक्स बॉडी है इंडिया में। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं। NDRF या नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की कंपोजिशन की बात करें तो इस फोर्स में 16 बटालियंस आते हैं एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन पैरा मिलिट्री लाइन्स। यानी भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इन्हीं फोर्सेस में से पर्सन्स डेप्यूटेशन पे NDRF को ज्वाइन करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज BSF, CRPF दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB और असम राइफल्स। यहीं से जो है फोर्सेस वो डेप्यूटेशन पे NDRF में ज्वाइन करते हैं। बटालियंस जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं। BSF से 3, CRPF से 3, CISF से 2, ITBP से 2, SSB से 2, असम राइफल से 1। टोटल स्ट्रेंथ जो होती है एक एक बटालियन की वो अराउंड 1149, यानी अप्रॉक्सीमेटली इतने पर्सन्स रिक्रूट होते हैं। हर एक बटालियन की कैपेबिलिटी होती है कि वो स्पेशलाइज्ड सर्च करे और रेस्क्यू टीम्स होती हैं। हर एक रेस्क्यू टीम में 45 पर्सनल होते हैं। इसमें इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिशियंस, डॉग स्क्वाड्स, मेडिकल, पैरामेडिक्स सारे ही होते हैं। फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो NDMA जो एपेक्स बॉडी है जिसके अंदर NDRF आता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एम है कि वो एक सेफर और डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंडिया को बिल्ड करे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक होलिस्टिक, प्रोएक्टिव, मल्टी डिज़ास्टर एक स्ट्रेटेजी बनाए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। इस तरीके से कोई भी डिज़ास्टर हो, वो सुनामी हो या अर्थक्वेक हो, हर एक चीज़ में बहुत ही रिस्पॉन्सिव वे में वो टैकल करने की कोशिश करे। डिज़ास्टर जो है उसे कोप अप करने की कोशिश करे, इंडिया को डिज़ास्टर रेजिलिएंट बनाए। 3 स्ट्रेटेजीज आती हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस। पहले तो डिज़ास्टर ना हो उसके लिए स्टेप्स लेना, डिज़ास्टर हो गया तो मिटिगेट करना और खुद को प्रिपेयर रखना कि किस तरीके से डिज़ास्टर में हम खुद को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हम सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो एक प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्स डेवलप करना एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर्स। हर एक डिपार्टमेंट में और हर एक स्टेक होल्डर में एक कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस इनकलकेट हो, ये विजन है इस NDMA का। और NDRF जो है इसने काफ़ी एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस जो है शोकेस किया है इन वेरियस डिज़ास्टर्स। फॉर एग्जांपल डूबने का केस हो या फिर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, हर एक चीज़ में NDRF ने खुद को बहुत ही एफिशिएंटली शोकेस पोर्ट्रे किया है। अगली टॉपिक है पुराना किला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या ASI ने एक्सकैवेशन करना स्टार्ट किया है फिर से दिल्ली के पुराना किला में। पुराना किला जो है इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स इन दिल्ली। इसे बनाया गया था बाय द सेकंड मुगल एम्परर हुमायूं और सुरीद सुल्तान शेर शाह सूरी ने। बेसिकली इस फोर्ट को एम्परर हुमायूं ने बनाया था, लेकिन सूरी डायनेस्टी के फाउंडर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को वॉर में डिफीट कर दिया और उसके बाद शेर शाह सूरी ने इस फोर्ट में चेंजेस लाया। उन्होंने फोर्टिफिकेशंस को और भी स्ट्रेंथन किया। इसकी जो वॉल्स थी उन्हें कंप्लीट किया, वो इनकम्प्लीट थी पहले। इसके अलावा उन्होंने इस फोर्ट के पास एक और फोर्ट बनाई जिसका नाम है शेरगढ़। शेरगढ़ में जो गवर्नर थे सिटी के वो रिसाइड करते थे। तो यही हिस्ट्री है पुराना किला की। अगली टॉपिक है रेड फोर्ट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अर्ज किया है लोगों को कि वो रेड फोर्ट को विजिट करें और इंडियन हिस्ट्री और हेरिटेज को रिकॉल करें। बात करते हैं रेड फोर्ट की। रेड फोर्ट या लाल किला ये एक हिस्टोरिक फोर्ट है जो कि ओल्ड दिल्ली में स्थित है एंड इट वाज द मेन रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स। 1638 में एम्परर शाहजहां ने रेड फोर्ट के कंस्ट्रक्शन को शुरू करवाया। इसी समय उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करेंगे। ओरिजिनली
लाल किला जो है ये रेड और वाइट कलर का था और इसकी डिज़ाइन जो है वो बनाई गई है बाय आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने ताजमहल को भी कंस्ट्रक्ट किया था। ये जो लाल किला है ये रिप्रेजेंट करता है द पीक ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। शाहजहां के अंदर ही ये बना था और इसमें कॉम्बिनेशन है इंडियन आर्किटेक्चर की और पर्शियन पैलेस आर्किटेक्चर की, तो ये एक अमेलगमेशन सा है। फोर्ट जो है वो प्लंडर किया गया था, इसकी जितनी भी ज्वेल्स थी, आर्ट वर्क था, वो सारा प्लंडर किया गया था नादिर शाह द्वारा। नादिर शाह जिन्होंने इन्वेड किया था मुग़ल एम्पायर को इन द ईयर 1739। और जो पिकॉक थ्रोन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इस पिकॉक थ्रोन को भी नादिर शाह ने प्लंडर कर लिया। फिर 1857 की जो इंडियन रेबेलियन हुई, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने रेड फोर्ट की जो मार्बल स्ट्रक्चर्स हैं इसे डेमोलिश कर दिया। फोर्ट की जो डिफेंसिव वॉल्स हैं उन्हें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1857 की जो इंडियन रेबेलियन थी वहाँ पे कई सारे जो फाइटर्स थे इंडिया के एंड से, वो रेड फोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे दिल्ली में अपनी फ़ाइट को अंजाम देने के लिए। वहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से गैरिसन सा बना रखा था, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिशर्स ने डेमोलिश करने की कोशिश की। फिर उसके बाद 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला, तब हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रेड फोर्ट की जो लाहौरी गेट है वहाँ से इंडियन फ्लैग को रेज़ किया। 2007 में रेड फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हिस्टोरिकली, और इसीलिए पीएम मोदी ने इस हिस्ट्री को जानने के लिए लोगों को अर्ज किया है। अगली टॉपिक है इंडियन स्किमर। गोदावरी एस्चुरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, इट हैज़ बिकम अ प्राइम एंड सेफ हैबिटेट फॉर इंडियन स्किमर। इंडियन स्किमर जो है ये एक बर्ड है जो कुछ इस तरीके से दिखती है। IUCN रेड लिस्ट में इस बर्ड को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। गोदावरी एस्चुरी में इंडियन स्किमर्स माइग्रेट करती हैं फॉर फीडिंग। एज मेंशन्ड अर्लियर कि IUCN में इंडेंजर्ड है, साइट्स के लिस्ट में इसे अभी तक लिस्ट नहीं किया गया है, तो यही इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन स्किमर जो है ये मोस्टली कोस्टल एस्चुरीज में पाई जाती है, बोथ इन ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। इट अकर्स प्राइमरीली ऑन लार्ज सैंडी लोलैंड रिवर एरियाज, लेक्स और मार्शेस के आसपास भी ये पाई जाती है, और नॉन ब्रीडिंग सीजन में ये एस्चुरीज और कोस्ट्स में पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इंडियन स्किमर्स जो हैं इनकी लेंथ होती है 40 to 43 सेंटीमीटर्स। इनके अपर पार्ट्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, एज वी हैव सीन इन द इमेज। वाइट फोरहेड होता है, कॉलर लोअर पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग थिक डीप ऑरेंज बिल होता है जिसकी टिप येलो कलर की होती है। थ्रेड्स की अगर हम बात करें तो हैबिटेट डिग्रेडेशन, एक्सप्लॉयटेशन होती है, रिवर्स की डिग्रेडेशन होती है, फिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक यूज़, इरिगेशंस के लिए लेक्स एंड रिवर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है, पोल्यूट किया जाता है फॉर एग्रीकल्चरल एंड पर्पसेस, इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी इसमें एफ्लुएंस भी डाले जाते हैं। तो इसी वजह से स्पीशीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, ये डिक्लाइन होती जा रही है। रिप्रोडक्टिव एंड फोरेजिंग जो इसकी सक्सेस है वो भी रिड्यूस होती जा रही है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है, एक्सेसिव एंड वाइड स्प्रेड इंक्रीजेस। चंबल रिवर जो है उसके ऊपर कई सारे डैम्स बने हैं और इससे भी जो है इसकी पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। नेशनल चंबल सैंक्चुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे भी ये बर्ड्स देखी जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर पड़ा है। स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, डोमेस्टिक डॉग्स, ये भी इन्हें अटैक करते हैं। जो क्रोज होती है, हाउस क्रोज, ये भी
इन्हें अटैक करते हैं। बात करते हैं गोदावरी एस्चुरी की, जो कि जहाँ पे गोदावरी एस्चुरी स्थित है वो अराउंड 1330 किलोमीटर्स लॉन्ग एरिया है, और यहाँ पे गोदावरी नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल पे जाके मिलती है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी जो है दोलाईस्वरम नामक एक जगह पे जाके डिवाइड हो जाती है इनटू टू प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटरीज, जिनका नाम है वशिष्ठ और गौतमी। इन दो डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच का जो एरिया है इट्स अ वाइड डेल्टा। 18,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया इस एस्चुरी ने कवर करके रखा है, और इसमें बहुत सारे फिश के स्पीशीज़ हैं, अराउंड 185 प्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से गौतमी गोदावरी एस्चुरी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फिशरी भी है। और सैंड बार फॉर्मेशन की वजह से गोदावरी एस्चुरी की जो फिशरीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। हमें पता है रिवर इरोजन, सैंड माइनिंग, इन सब चीज़ों की वजह से अभी कोस्टल जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हो रहा है। अगली टॉपिक है इंडियन स्टार टॉर्टोइज। इंडियन स्टार टॉर्टोइज जो है ये दो तरीके की चैलेंजेस फेस कर रही है, एक है हैबिटेट लॉस और दूसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। हैबिटेट लॉस, जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कई सारी थ्रेट्स हैं, एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन शिफ्ट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिक्लाइन भी हो रही है। दूसरा है लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक वेरिएशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक का स्पीशीज़ की हेल्दी सर्वाइवल के लिए। जब जेनेटिक वेरिएशन कम होती रहती है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ जीन्स जो है वो सारी पॉपुलेशन में है, तब इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। मतलब ब्रीडिंग जो है वो स्पीशीज़ के सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स में होती है जिनकी जीन्स में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। हमें पता है जब इनब्रीडिंग होती है तो बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, और इसी वजह से पॉपुलेशन पे भी असर पड़ता है। तो लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, दिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन वल्नरेबल भी बनती जा रही है इंडियन स्टार टॉर्टोइज की। इसीलिए प्रॉपर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रैगमेंटेड वो भी कम हो जाए, और इंटेंसिव जेनेटिक स्क्रीनिंग हो, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो आइसोलेटेड अडल्ट कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे साइंटिफिक ब्रीडिंग करवाई जा सके जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए। अब बात करते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइज की। कुछ इस तरीके से दिखती है इंडियन स्टार टॉर्टोइज। इंडियन स्टार टॉर्टोइज जो है ये एक थ्रेटेंड टॉर्टोइज है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाई जाती है, नेटिव है इन कंट्रीज़ की। ड्राई एरियाज में स्क्रब फॉरेस्ट में ये रहती है, इनहैबिट करती है। IUCN रेड लिस्ट में इंडियन स्टार टॉर्टोइज जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आती है सिंस 2016। 10,000 इंडिविजुअल से ज़्यादा है, लेकिन अभी इसकी जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन होती जा रही है बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस, पोचिंग फॉर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में से डाला गया इन द ईयर 2019 बाय फुल कंसेंसस अमंग ऑल द मेंबर स्टेट्स। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन अभी इसे दी गई है, ताकि इसकी कमर्शियल ट्रेड जो है वो ना हो। पेट ट्रेड में से इलीगली बहुत ज़्यादा सेल किया जाता है पूरे दुनिया में। लाइफ स्पैन की बात करें तो 25 साल से 80 साल तक ये सर्वाइव करती है। लेंथ 15 to 38 सेंटीमीटर्स। हर्बीवोर है ये, जो प्लांट्स हैं इन्हीं को खाती है। फ्रूगीवोर भी है, फ्रूट्स। फोलीवोर भी है, लीव्स को खाती है इसीलिए। टेरेस्ट्रियल है ये, पानी में नहीं रहती है। माइग्रेंट भी नहीं है, सॉलिटरी है। तो ये सारी जो मेन फीचर्स हैं हमने डिस्कस की। पॉलीगाइनेंड्री ये इसका एक फीचर है। मल्टी मेल मल्टी फीमेल मेटिंग सिस्टम को कहते हैं पॉलीगाइनेंड्री। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। यूनियन गवर्नमेंट जो है 2000 करोड़ एक्स्ट्रा पे करेगी स्टेट्स को अंडर द स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। एम है कि उन्हें इंसेंटिवाइज किया जा सके, ताकि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं वो स्क्रैप हो जाए, और टैक्स कंसेशंस दी जा सके इंडिविजुअल्स को इसके लिए।
अब बात करते हैं इस स्कीम की, स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर स्टेट्स। इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स यानी हमें पता है इकोनॉमी में हमने पढ़ा है 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, 2 तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसमें लॉन्ग टर्म विजन होता है। फॉर एग्जांपल एक हमने ब्रिज बना दिया या हमने कहीं पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जिससे कंटिन्यूसली रेवेन्यू जो है वो जनरेट होती रहे, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है और इसमें बेसिकली ऑपरेशनल कॉस्ट्स में जो पैसा फिजूल का जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती है। फॉर एग्जांपल सैलरी पेमेंट के लिए, पेंशन पेमेंट के लिए, रेंट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इन सब चीज़ों के लिए जो भी पैसा जाता है इसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये बिल्कुल एक जो है लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट के लिए। इससे डेवलपमेंट नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है इकोनॉमी का, ये सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर करे, प्रोजेक्ट्स लगाए जितना, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उतनी रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के पास आएगी। तो इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो और भी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स लगाएं, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस करे। अगली टॉपिक है याकुत्स्क। रिसेंटली याकुत्स्क में टेम्परेचर्स जो है वो -50 डिग्रीज तक चले गए हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बस ये जानना है कि याकुत्स्क सिटी जो है ये साखा रिपब्लिक की कैपिटल है, जो कि रशिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, लेना रिवर के पास। साइबेरियन सिटी है एंड इट इज नोन एज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, याकुत्स्क। अगली टॉपिक है लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस कुछ और देशों में एक नेग्लेक्टेड डिजीज है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया ने लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को एक प्रायोरिटी डिजीज कंसिडर किया है और डिसाइड किया है कि इस डिजीज को इंडिया एलिमिनेट करेगी इन अ टाइम बाउंड मैनर। ग्लोबल टारगेट है 2030 तक लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को एलिमिनेट करना, लेकिन इंडिया 3 साल पहले ही 2027 के अंदर अंदर लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को एलिमिनेट करना चाहती है थ्रू मिशन मोड मल्टी पार्टनर मल्टी सेक्टर टारगेटेड ड्राइव, और जिसके लिए एक रोड मैप भी बनाई जा रही है। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस जो है ये एक ह्यूमन डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइटिक वर्म विच इज नोन एज फाइलेरियल वर्म्स। बचपन में ही जो बच्चे होते हैं वो अक्वायर कर जाते हैं इस डिजीज को एंड इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। ऑल्दो मोस्ट केसेस में सिम्टम्स जो है वो नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ लोगों में एक सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं एलिफेंटियासिस, जिसमें आर्म्स, लेग्स, ब्रेस्ट्स और जेनिटल्स की सीवियर स्वेलिंग होती है, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर। स्किन थिक हो जाती है एंड दिस कंडीशन इज वेरी पेनफुल। जो अफेक्टेड लोग हैं दे आर अनेबल टू वर्क एंड दे आर ऑफन शन्ड एंड रिजेक्टेड बाय अदर्स बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी एंड डिसफिगरमेंट। ये एक मस्कीटो बर्न डिजीज है जिसमें वर्म्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाती है बाय द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटोज। 3 तरीके के वर्म्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए। एक है वुचेरिया बॉनक्राफ्टी, फिर ब्रुगिया मलेरिया, फिर है ब्रुगिया तिमोरी। वुचेरिया बॉनक्राफ्टी जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है डिजीज का, यही वर्म सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये जो वर्म्स है ये डैमेज कर देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को बॉडी के। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये बेसिकली एक नेटवर्क होता है ऐसी टिश्यूज, वेसल्स और ऑर्गन्स का जो कि एक साथ काम करते हैं इन ऑर्डर टू मूव अ कलरलेस वाटरी फ्लूइड जिसको कहते हैं लिम्फ, और इसी लिम्फ को ये एक साथ मूव करते हैं ताकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जा सके, दैट इज इन द ब्लड स्ट्रीम। तो यही फंक्शन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का।
तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली बॉडी की जो फ्लूइड लेवल्स हैं उसे प्रॉपर्ली मेंटेन करती है। बॉडी टिश्यूज़ में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो कि लीक आउट कर जाती है फ्रॉम ब्लड वेसल्स, इन्हें रिमूव कर देती है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है और इसी लिम्फेटिक सिस्टम को जो है अटैक करती है ये वर्म्स, डैमेज कर देती है। एज ए रिजल्ट जो सिम्टम्स हमने डिस्कस की वो अपीयर होता है। प्रिवेंशन की बात करें तो मास डीवर्मिंग ताकि वर्म्स ना रहे, एंड दिस इज डन एवरी ईयर फॉर अबाउट 6 years नाउ in order to get rid of a population of the disease entirely. Medications में anti-parasitic जो medications है, for example albendazole, ivermectin, ये सब दिए जाते हैं। ये जो medicines हैं ये adult worms को kill नहीं करते, लेकिन disease की further spread को ये रोक देते हैं जब तक कि ना worms खुद ही मर जाए। और mosquito bite से बच के रहे, ये भी efforts ली जा रही हैं। बेड नेट्स का यूज़ किया जाए। 2022 तक 40 मिलियन पीपल जो है वो इन्फेक्टेड रहे हैं विद दिस डिजीज़, और मोर देन 863 मिलियन पीपल दे आर एट रिस्क ऑफ द डिजीज़ इन 47 कंट्रीज़। बहुत ज़्यादा कॉमन है ये डिजीज़ इन अफ्रीका एंड एशिया। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस जो है इट हैज़ बिन क्लासिफाइड एज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, मतलब ऐसा डिजीज़ जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये काफ़ी नेग्लेक्टेड भी है, इसे प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। और ये एक बहुत ही मेजर वर्म इन्फेक्शन है, लेकिन इंडिया अभी इसे और नेग्लेक्ट नहीं कर रही है। बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ दिस डिजीज़, इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं इन बिलियंस एवरी ईयर। Now let's discuss some practice questions. आपको बताना है कौन से true है कौन से false. Number 1. The first ever joint exercise between the special forces of the Indian Army and the Israel's army has been named as Exercise Cyclone 1. Next, the NCC in India was formed in 1978. The motto of NCC is Unity and Discipline. Next, Indian star tortoise is listed as critically endangered in the IUCN Red List. Next, Yakutsk is located in far northeastern Russia on the Lena River. Next, shadow banning is the practice of blocking or partially restricting a user from a platform without their knowledge. Next, Purana Killa is one of the oldest forts in Delhi. It was built by Aurangzeb. Next, Indian skimmer has been included in the IUCN Red List of Endangered Species. With this, we come to an end of this session. Thank you so much.